हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो फाइनली आपका 5 अक्टूबर को टैलेंट टेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके सॉल्यूशंस का स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करना। तो आज हम क्लास 7th का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम पेपर कोड एल का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास 7th में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, क्या उनका लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 इज अ स्टूडेंट सेट्स अप अ सिंपल पेंडुलम, दे measure the time taken for the pendulum bob to complete one oscillation from A to B and back to A. If the pendulum completes 20 oscillation in 40 seconds, what is the time period of the pendulum? हमें क्या गिवन है? जो पेंडुलम है 20 oscillation 40 seconds में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि 20 oscillations कंप्लीट हो रहे हैं इन 40 seconds। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। यानी कि अगर पेंडुलम 20 ऑसिलेशन 40 सेकंड्स में कर रहा है, तो वो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में करेगा? 40/20, यानी कि 2 सेकंड में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड विल बी 2 सेकंड। सो वी कैन से 2 सेकंड विल बी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You set up the circuit as shown in the diagram. When you close the switch, you observe that the iron nail attract the small paper clips. What will happen if you open the switch? इनिशियली क्या था? स्विच ऑफ था। जब स्विच ऑफ था तो स्विच ऑफ करते ही सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। यानी कि जो ये आयरन नेल है, इसके अराउंड जो कॉइल की फॉर्म में वायर रैप्ड है, उसके थ्रू करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने से क्या होगा? ये आयरन नेल क्या बनेगी? टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी, जिससे वो स्मॉल पेपर क्लिप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे? स्विच को ओपन कर देंगे, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी कि इस कॉइल के थ्रू भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो आयरन नेल है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी। यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यानी कि अब ये स्मॉल पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो वी कैन चेक द ऑप्शंस। द आयरन नेल विल अट्रैक्ट मोर पेपर, नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। द आयरन नेल विल बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, नहीं, ये परमानेंट मैग्नेट थोड़ी ना बनी, ये तो टेम्परेरी मैग्नेट बनी है। The iron nail will lose its magnetic properties and the paper clips will fall off. Yes, third option will be our correct answer. आयरन नेल क्या करेगी? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देगी एंड पेपर क्लिप्स क्या हो जाएगी? फॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल रिवर्स, नहीं, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द आयरन नेल विल लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द पेपर क्लिप्स विल फॉल ऑफ। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? Now moving to the next question. Which of the following playground equipment is made to perform oscillatory motion? हमें फर्स्ट में क्या गिवन है? स्विंग गिवन है। स्विंग में क्या होता है? हमारा बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। यानी कि इसमें ही हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। हमें ऑसिलेटरी मोशन ही चेक करना था किस इक्विपमेंट में होता है। ठीक है, किस इक्विपमेंट में हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। यानी कि स्विंग्स में ही हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें सेकंड की, ये क्या है हमारा? मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड तो ऐसे हमारा रोटेशनल मोशन करता है, तो इसमें हमारा क्या होता है? रोटेशनल मोशन। अच्छा, इसकी बात करें स्लाइड की, इसमें तो इंक्लाइन प्लेन पे मोशन होता है। ठीक है, मोशन डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मोशन डाउन होता है इसमें, मोशन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये फोर्थ वाला क्या है हमारा? मंकी बार। ये किस लिए यूज होता है? हैंगिंग एंड क्लाइंबिंग के लिए, है ना, हैंगिंग एंड क्लाइंबिंग। ठीक है, यानी कि ये मंकी बार तो हमारा हैंगिंग एंड क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है। इसमें इंक्लाइन प्लेन पर मोशन होता है, इसमें रोटेशनल मोशन होता है, और स्विंग के अंदर हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना था? कौन सा इक्विपमेंट हमारा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। सो वी कैन से स्विंग। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diagrams does not
show the correct direction of heat flow between two bodies A and B kept in contact to each other. ठीक है, किसमें हमारा does not show the correct direction, किसमें हमारी correct direction show नहीं हो रही है. किसी भी बॉडी में जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है, हायर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करंट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है. ठीक है, सो करंट कहाँ से फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हमारा करंट फ्लो होता है. ठीक है, सो अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारा करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी हीट फ्लो हो रही है. टेम्परेचर फ्लो क्या होता है हमारा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, बी बॉडी से ए बॉडी में, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में हमारी हीट फ्लो हो रही है. ठीक है, ठीक है, हीट फ्लो हमारा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लोअर टू हायर हो रहा है, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, हमें यही चेक करना था जहाँ पे हमारी करेक्ट डायरेक्शन शो नहीं हो रही, डज नॉट शो दी करेक्ट डायरेक्शन. तो इसी में हमारी फर्स्ट ऑप्शन में हमारी करेक्ट डायरेक्शन शो नहीं हो रही है, इसमें इनकरेक्ट डायरेक्शन गिवन है, इसमें लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट फ्लो हो रही है. ठीक है, सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट ही चेक करना था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन को अगर हम चेक करें, सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड ऑप्शन में हमारी 80 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हमारा हीट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हायर से लोअर जा रहा है, तो ये तो हमारा करेक्ट है. ठीक है, इसमें भी हायर टू लोअर 60 टू 25 जा रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट है. इसमें 42 टू 39 यानी कि हायर टू लोअर जा रहा है, ये भी करेक्ट है. लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारा हीट फ्लो हो रहा है, यानी कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हमारा हीट फ्लो हो रहा है, जो कि इनकरेक्ट है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें यही चेक करना था कि जो करेक्ट डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारी इनकरेक्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट फ्लो हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो फर्स्ट ऑप्शन doesn't show the correct direction, so we can say first option will be our correct answer. Now moving to the question 5, why are wires used in the circuit as shown in the image usually covered with plastic. ठीक है, हमें चेक करना है वाई आर दी वायर्स यूज इन दी सर्किट. सर्किट में जो वायर्स यूज होती है उनको हम प्लास्टिक से कवर्ड क्यों करते हैं, है ना. इसमें शोन है हमें कि एक कॉपर की वायर है, उसको प्लास्टिक कोटिंग से, प्लास्टिक की कोटिंग उस पर हमने की हुई है. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अच्छा दिखता है, प्लास्टिक लुक्स गुड, प्लास्टिक इज अ कंडक्टर, प्लास्टिक कंडक्टर है. क्या इस वजह से, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, टू हेल्प करंट फ्लो फास्टर, करंट को फास्टली फ्लो होने में हेल्प करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, जो वायर्स होती है उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि वो इंसुलेटर बन जाए, जिससे जो भी उसको यूज़ करने वाला यूज़र है या पीपल जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक. हम क्या करते हैं, जो वायर से उनको प्लास्टिक से कवर्ड करते हैं. क्लियर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 6, हाउ कैन अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कप प्लेस्ड इन अ किचन शेल्फ. ठीक है, तो हमारा किचन है, उसमें जो कप होता है उसकी अगर हमें लेंथ मेजर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, स्टूडेंट को क्या यूज़ करना चाहिए, बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड रूलर. स्टैंडर्ड रूलर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो तो कप की कर्व्ड सरफेस पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम क्लियर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा. बाय यूजिंग स्पेशल स्केल्स, स्पेशल स्केल भी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशल स्केल में भी ये भी कर्व्ड सरफेस पे एडजस्ट नहीं होगा. सो वी कैन से ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा. थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, बाय गेसिंग, गैस करना कोई हमारा एक्यूरेट मेथड नहीं है, इसमें हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड अ रूलर. अगर हम थ्रेड का यूज करेंगे तो थ्रेड तो इजीली हमारी कर्व्ड सरफेस पे एडजस्ट हो जाएगा, तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे. पहले हम कर्व्ड सरफेस पे, कप की कर्व्ड सरफेस पे थ्रेड को अटैच करके उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, फिर थ्रेड को स्ट्रेट करके रूलर के थ्रू उसकी कप की कर्व्ड सरफेस की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं. क्लियर, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि थ्रेड हमारा कर्व्ड सरफेस पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा और हम मेजरमेंट कर पाएंगे. सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड अ रूलर इज आर करेक्ट आंसर. क्लियर, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 7, Jyoti is sitting in his school which
Jyoti is sitting in his school bus which is traveling at a speed of 36 kilometer per hour. What is the speed of the bus in meter per second? You know, गिवन क्या गिवन, हमें जो स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है. जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 36 को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 18 टू जो 36 यानी कि 2 5 जा 10, तो उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड. सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर, इजी क्वेश्चन था हमारा, बस हमें इतना सा पता होना चाहिए कि 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Suresh is using a broken 30 centimeter scale to measure the length of a pencil. The 0 centimeter to 5 centimeter portion of the scale is broken off. The pencil is placed along the scale such that one end is at the 6.3 centimeter mark and the other end is at the 18.7 centimeter mark. What is the actual length of pencil? ठीक है, सुरेश कौन सा स्केल यूज कर रहा है, एक ब्रोकन स्केल यूज कर रहा है जो कि 30 सेंटीमीटर का था, लेकिन ब्रोकन होने की वजह से जो 0 to 5 सेंटीमीटर पोर्शन स्केल का जो पोर्शन है वो ब्रोक हो चुका है, यानी कि 0 to 5 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है वो स्केल के अंदर नहीं है. ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, उस स्केल का यूज करके एक पेंसिल की लेंथ को मतलब फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, जो स्केल था, ठीक है, स्केल के अलोंग हमने पेंसिल रखी. ठीक है, ये हमने पेंसिल रखी स्केल के अलोंग. ठीक है, इसको हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारी पेंसिल है, तो इसका जो वन एंड है पेंसिल का वो 6.3 मार्क पे आ रहा है. ठीक है, तो ये एंड हमारा कहाँ पे आ रहा है, 6.3 मार्क पे. ठीक है, और जो उसका अदर एंड है पेंसिल का वो 18.7 मार्क पे आ रहा है, 18.7 मार्क पे, यानी कि ये 18.7 मार्क पे. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल लेंथ क्या होगी पेंसिल की. सो इजी है, हमारा एक्चुअल लेंथ क्या होगी, 18.7 सेंटीमीटर है हमारा, इसमें से हम 6.3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारी ये लेंथ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 12.4 सेंटीमीटर. तो ये पेंसिल की लेंथ क्या होगी हमारी, 12.4 सेंटीमीटर. अच्छा, हमें जो आंसर्स की बने वो मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर देंगे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 12.4 को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, 124 मिलीमीटर. ठीक है, सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. 124 मिलीमीटर उस पेंसिल की एक्चुअल लेंथ होगी. क्लियर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 9. Iron dust is sprinkled near a bar magnet. Most of the iron dust sticks to bar magnet near the middle, near two ends, equally everywhere at the middle and ends. जो हमारी मैग्नेट होती है, मैग्नेट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ पर होता है, उसके पोल्स पर होता है. यानी कि जो आयरन डस्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ स्टिक होगी, पोल्स पर. और पोल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एंड्स पर, मैग्नेट के एंड्स पर. सो वी कैन से सबसे ज़्यादा आयरन डस्ट कहाँ पे स्टिक होगी मैग्नेट में, उसके पोल्स पर. यानी कि पोल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारे मैग्नेट के एंड्स पर, यानी कि एंड्स पर सबसे ज़्यादा आयरन डस्ट स्टिक होगी. ठीक है, सो वी कैन से नियर टू एंड्स. सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A faulty thermometer has fixed points 5 degree and 95 degree. The temperature of a body as measured by it is 59 degree. Find correct temperature values on Celsius scale. ठीक है, हमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना दिया है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमें दिया है 5 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही हमें अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना दिया है, 95 डिग्री. अच्छा, जो हमारी फॉल्टी रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 59 डिग्री. ठीक है, फॉल्टी रीडिंग कितनी आ रही है हमारी, 59 डिग्री. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमारी एक रिलेशनशिप होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन करेक्ट टेम्परेचर हमारी एक रिलेशनशिप होती है करेक्ट टेम्परेचर एंड फॉल्टी थर्मोमीटर रीडिंग में. ठीक है,
The relationship between correct temperature and faulty thermometer reading is expressed as correct temperature minus 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू जो हमारी फॉल्टी रीडिंग आ रही है, ठीक है, फॉल्टी रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस रिलेशनशिप का हम यूज करेंगे, ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। टीसी हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 0 यानी कि टीसी ही रहेगा हमारा, ठीक है। 100 माइनस 0 यानी कि 100, ठीक है। ये टीसी क्या है, हमारा करेक्ट टेम्परेचर है। रीडिंग हमारी कितनी आई है, फॉल्टी रीडिंग 59 डिग्री आई है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमारा कितना है, 5 डिग्री, ठीक है। अपर फिक्स्ड पॉइंट है हमारा 95 डिग्री और लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमारा 5 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टीसी अपॉन 100 यानी कि 54 अपॉन 90, ठीक है। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, 6 अपॉन 10 ये हमारा कैंसिल आउट होगा 2 से, 3 अपॉन 5, ठीक है। बेसिकली हमने इसमें एक रिलेशनशिप का यूज़ किया, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स। तो टी हमारा क्या आया, टी हमारा आएगा 3 टू जा 60, यानी कि जो करेक्ट टेम्परेचर है हमारा 60 डिग्री आया है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसमें रिलेशनशिप यूज़ की, उसके थ्रू हमने इजीली करेक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट कर दिया विच इज 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है। सो वी कैन से सेल्सियस स्केल में हमारा करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा पेपर कोड एल का, ठीक है। विच ऑफ दीज चेंजेस विल मेक अ बल्ब ग्लो डिमर इन अ सिंपल सर्किट। कौन सा हम इन चारों में से ऐसा चेंज करें जिससे हमारा बल्ब डिमली ग्लो हो, ठीक है, सर्किट में, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, एडिंग अनादर बैटरी। अगर हम कोई अनादर बैटरी ऐड कर देते हैं सर्किट के अंदर तो उससे क्या होगा, टोटल वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टोटल वोल्टेज अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, सो यू नो वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है हमारा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। और सर्किट में अगर करंट इंक्रीज होगा तो यू नो करंट किससे रिलेटेड होता है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा उतनी ज़्यादा बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा। करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है यानी कि इस केस में तो हमारा बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा, लेकिन हमें चेक करना है किस केस में हमारा डिमर ग्लो कर रहा है, बल्ब डिमली ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। अगला है रिप्लेसिंग वायर विद अ थिकर वायर। अगर हम थिकर वायर से रिप्लेस कर देंगे वायर को तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होने से, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो यू नो वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो रहा है। रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बल्ब हमारा ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, क्योंकि ब्राइटनेस किससे रिलेटेड होती है, करंट से। तो इसमें भी हमारा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एडिंग अनदर आइडेंटिकल बल्ब इन सीरीज। अगर हम एक और बल्ब सीरीज में ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बल्ब आ जाएंगे हमारे सर्किट में तो ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है हमारा, रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट फ्लो डिक्रीज होगा तो हमारी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि बल्ब थोड़ा डिमली ग्लो करेगा। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। हमें डिमली कहाँ ग्लो कर रहा है बल्ब, वही कंडीशन, वही चेंज फाइंड आउट करना था। तो एडिंग अनदर आइडेंटिकल बल्ब इन सीरीज, अगर हम दूसरे बल्ब को सीरीज में, एक और बल्ब आइडेंटिकल बल्ब को सीरीज में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट डिक्रीज होने की वजह से ब्राइटनेस डिम हो जाएगी, बल्ब डिमली ग्लो करेगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टर वायर यूज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, भाई रेसिस्टेंस डिक्रीज होने से करंट हमारा इंक्रीज होगा तो बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। सो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि अनदर आइडेंटिकल बल्ब ऐड करने से ओवरऑल रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होने से हमारा जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि बल्ब थोड़ा डिमली ग्लो करेगा, ठीक है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एडिंग अनदर आइडेंटिकल बल्ब इन सीरीज।
ठीक है, इसी के साथ हमारा क्लास 7th का पेपर कोड एल का डिस्कशन फिनिश होता है। अगर लेवल की बात करें तो बहुत इजी लेवल था, आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्कोर, आई होप आपने मैक्सिमम स्कोर किया भी होगा। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं।